ये हमारा एक टेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि हमने ओपन किया है। तो टेस्ट प्रोजेक्ट कैसे ओपन किया है? फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट पे आके वेब एप्लीकेशन और उसके बाद ASP.NET वेब एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके या जो भी नाम आपने देना है एप्लीकेशन का वो करके ओके करके और आपने एक टेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अच्छा, जो भी टेस्ट प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे ये याद रहे वो वेब से वेब एप्लीकेशन होगा, ठीक है। जब आप करेंगे तो इस तरह की एक टेम्पलेट आपके सामने ओपन ऑन हो जाएगी। तो लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन इसको थोड़ा सा हल्का सा रिकैप कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि SLN के अंदर वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओवर हेयर, यानी एक SLN है और एक SLN के अंदर दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। एक मेरा मेन प्रोजेक्ट है और दूसरा मेरा मेन प्रोजेक्ट डॉट टेस्ट के नाम से है, डॉट टेस्ट के नाम से है, ठीक है। अच्छा, मेन प्रोजेक्ट देखें आप, हल्का सा हाईलाइट हुआ हुआ है। इससे क्या मुराद है कि मेन प्रोजेक्ट हल्का सा हाईलाइट हुआ हुआ है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मेन प्रोजेक्ट जब भी मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा तो मेरी ये जो एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट है वो डिफ़ॉल्ट में इस एप्लीकेशन से रन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अ सिंगल SLN कैन हैव मोर देन वन प्रोजेक्ट इन इट। एक सिंगल SLN में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या होता है। इससे हम लोग अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। इसको टेस्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और एक्चुअली इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जब भी आप चेंजेस करें तो उसके इम्पैक्ट कहाँ आ रहे हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर, ये इस चीज़ को कैच करता है, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर मजीद आएँ तो आप देखें वी हैव सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, सम रेफरेंसेस। प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताया था बेटा कि वी हैव अ फाइल इन इट विच इज assemblyinfo.cs। ये फाइल क्या करती है बेटा? ये फाइल आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन रखती है। यानी आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कंपनी का नाम क्या होगा जिसके लिए आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसके अलावा आपके प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, कॉपीराइट क्या होगा, ट्रेडमार्क का कोई नाम। अगर आप इसके ऊपर इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं देन यू शुड हैव द ट्रेडमार्क फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, कि आपकी प्रोडक्ट इंटरनेशनल रिकग्नाइज होगी, इसके लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क का नेम आप यहाँ डालेंगे, प्लस आप इस एप्लीकेशन को किस रंगो नस्ल और किस ज़बान के लोगों के लिए बना रहे हैं उसकी कल्चरल नेम। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंच है तो आप इस जगह पे फ्रेंच लिख देंगे, अगर डच पीपल के लिए बना रहे हैं आप यहाँ पे डच लिख देंगे, अगर आप ग्लोबलाइजेशन के ऊपर रहते हुए एक ग्लोबल प्रोडक्ट बना रहे हैं देन आप यहाँ इंग्लिश या US डाल देंगे, वट, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। वी हैव रेफरेंसेस ओवर हेयर। रेफरेंसेस में क्या बताया था? रेफरेंसेस में ये होता है बेटा कि कोई भी थर्ड पार्टी कंपोनेंट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने और मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर से एम्बेड करके चलाऊँ तो मैं उसको क्या करता हूँ बेटा? ऑलवेज रेफरेंसेस के अंदर ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं उसको ऑलवेज रेफरेंसेस के अंदर ऐड करता हूँ, ओके। तो अब ये हमारे पास रेफरेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर हम आगे मजीद बढ़ते हैं, दैट इज़ ऐप डेटा। ऐप डाटा में मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेटाबेस आपकी एप्लीकेशन के अंदर हो और आप क्या करें तो उसको एप्लीकेशन के अंदर ऐड करें और इस तरह से ऐड करें कि पब्लिश के टाइम पे, यानी जब वो पब्लिश हो आपकी एप्लीकेशन तो डेटाबेस को साथ लेके जाए आपके प्रोजेक्ट के। बट यू आर नॉट एबल टू चेंज दैट डेटाबेस, आप डेटाबेस को चेंज नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऐप डाटा के अंदर आके डेटाबेस डाल देंगे SQL सर्वर से, ठीक है। अदरवाइज ये कैसे होगा? राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम और या डाटा से जाके आप ऐसे SQL सर्वर की डाटा में से ऐड कर लेंगे, क्लियर। और फिर इसको लिंक कर देंगे आप अपने प्रोजेक्ट से कनेक्शन स्ट्रिंग बना के। अदरवाइज आप एप्लीकेशन
या डेटाबेस को अपना डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या मुराद है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर नहीं होगी डेटाबेस, डेटाबेस कहीं बाहर किसी दूसरी लोकेशन पे सिचुएट हुई होगी या प्लेस हुई होगी और आप कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू उसको कॉल कर रहे होंगे। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ओके भाई, द नेक्स्ट इज हमारे पास कंटेंट है। अच्छा, कंटेंट के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की सारी CSS होल्ड करती है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट MVC बूटस्ट्रैप के जितने भी पैकेजेस हैं उनको अपने अंदर इंपोर्ट करके रखती है, और बूटस्ट्रैप की जितनी भी लाइब्रेरी है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पहले से मौजूद होती है। अगर हमने अपनी कोई कस्टम CSS लिखनी है then yes we can write our CSS into the कंटेंट फोल्डर। हम कंटेंट फोल्डर के अंदर अपनी CSS की फ़ाइल रखेंगे और यहीं पे नई फाइल हम या स्टाइल शीट की फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद है कंट्रोलर इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू राइट द बिजनेस लॉजिक। ठीक है, आप जो भी बिजनेस लॉजिक लिखते हैं वो आप कंट्रोलर के बेसिस पे लिखते हैं, और बाकी जो आपके पास मतलब यानी कंट्रोलर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि वो बिजनेस लॉजिक को लिखे, वो इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं कंट्रोलर के ऊपर, उसके ऊपर डिसीजन ले कि उस रिक्वेस्ट को कैसे मैनिपुलेट करना है, और प्लस उसके बिहाफ पे किस एक्शन को एग्जीक्यूट करना है, डेटाबेस से कौन सा डेटा रिट्रीव करना है, और उस डेटा को कैसे और किस व्यू के ऊपर लाके शो करवाना है। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर। उसके बाद हमारे पास है फॉन्ट्स। आपके वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के अंदर वेब एप्लीकेशन में जो भी फॉन्ट्स हैं वो फॉन्ट्स आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। मॉडल्स इज द रिस्पॉन्सिबल टू शो यूर डेटाबेस स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ द EF मॉडल। EF स्टैंड्स फॉर द एंटिटी फ्रेमवर्क, और एंटिटी फ्रेमवर्क की जिम्मेदारी क्या है कि वो क्या करे, वो आपके डेटाबेस स्ट्रक्चर को शो करे। ठीक है, डेटाबेस के अंदर ये उसकी जिम्मेदारी है। स्क्रिप्ट्स, अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में कोई जावास्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि बाय डिफ़ॉल्ट MVC के अंदर जावास्क्रिप्ट के ऐसे लाइब्रेरीज पहले से एम्बेड हुई हुई हैं जिसके अंदर हमें मैक्सिमम जावास्क्रिप्ट लिखनी नहीं पड़ती, और इसके अलावा हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, और मैंने बताया था कि इसमें सबसे पावरफुल जो फाइल है दैट इज़ ये jQuery वैलिडेट अनऑब्स्ट्रूसिव है, जिसमें हर तरह की वैलिडेशन है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव का जितना भी कोड है ये प्रोवाइड करके दे देती है आपको। उसके बाद है व्यूज़ मैंने कहा था इज़ नथिंग बट दी HTML। उसमें होता क्या है कि आप जो भी अपना HTML लिखते हैं या HTML को राइट करते हैं वो आप व्यू की फॉर्म में राइट करते हैं। अगर व्यू का डाटा किसी डेटाबेस से आ रहा है तो आप उस डेटाबेस लिंक को इस्टेब्लिश करते हैं कि भाई इस व्यू का डाटा किसी न किसी डेटाबेस के टेबल से आया हुआ। लेकिन अदरवाइज अगर व्यू स्टैटिक है यानी HTML स्टैटिक है, डेटाबेस से डाटा नहीं आ रहा, तो फिर आप उस स्टैटिक HTML को एज अ व्यू यहाँ लिख देंगे। अच्छा, डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर क्या है ASP.NET MVC का, कि जिस नाम का एक्शन होगा उसी नाम का होगा। अच्छा, वो एक्शन जिस कंट्रोलर में होगा व्यू उसी नाम के फोल्डर के अंदर होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कहा होम कंट्रोलर, और उसके अंदर मैंने एक एक्शन लिखा हुआ दैट इज इंडेक्स। तो अब स्ट्रक्चर क्या होगा कि जब मैं व्यू के फोल्डर में जाऊंगा तो होम के नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर ये व्यू पड़ा हुआ होगा, और वो वाला व्यू लाइक दिस, ये वाला व्यू इस वाले एक्शन के साथ लिंक हुआ होगा। यानी यहाँ पे मैं जो कुछ डेटाबेस का कोड लिखूंगा, डेटाबेस से जो भी डेटा कॉल करूंगा वो शो इस वाले व्यू के अंदर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चले, उसके बाद हमारे पास कुछ एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस है, और ये जब हम कोई पैकेज या कोई चीज़ें माइग्रेट करते हैं तब ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक हमारे पास फेविकोन आइकन है। ये एक आइकन है जो क्या जब आपका डॉक्यूमेंट किसी ब्राउज़र पे ओपन होगा
एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट ये टैबिनेशन के ऊपर आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि वो एप्लीकेशन जिस टैब में खुली हुई होगी उस टैब की आइडेंटिफिकेशन क्या है, या आपका वो वाली एप्लीकेशन किस टैब में ओपन हुई है इन शॉर्ट, तो आपके आइडेंटिटी को ये शो कर रहा होगा। ग्लोबल डॉट एज एक्स, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ग्लोबल डॉट एज एक्स इज़ अ फाइल विच रन्स very firstly when the compilation or execution of the application will be started। जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी सबसे पहले ये फाइल रेंडर होगी। अगर आप इस फाइल के अंदर आते हैं तो वी हैव अ डिफ़ॉल्ट मेथड विच इज़ नोन एज एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। क्लियर? ये मेथड क्या करता है? दिस मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू रन ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस विच इज नेसेसरी फॉर द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया रजिस्ट्रेशन एक एक्सेप्शनल केस है और इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमारी एप्लीकेशन रैपिडली ग्रो करे एंड इट विल बी बेस्ड ऑन दी मल्टीपल अदर एप्लीकेशंस। तो मुझे तमाम एप्लीकेशंस को एरिया के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अपने एक सिंगल प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है? अदरवाइज filter.config, route.config and bundle.config will be defined in the app start directory, and here are these files bundle.config, filter.config और route.config। bundle.config के अंदर मैं सारे स्टाइल्स और JS की चीज़ें बताता हूँ, यानी इसकी फाइल्स के रेफरेंसेस देता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हम रिक्वेस्ट वन टाइम करते हैं और सारे स्टाइल्स और सारी स्क्रिप्ट्स यानी उनके पेजेस के लोड होने से पहले ही प्रोजेक्ट के बैकएंड पे रेंडर हो जाती हैं। हमें एक एक फ़ाइल को अलग अलग रेंडर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बंडल कॉन्फ़िग ये काम करती है। फिर फ़िल्टर कॉन्फ़िग है। फ़िल्टर कॉन्फ़िग कब कॉल होती है? ये किसी भी एक्शन से पहले कॉल होती है और किसी भी एक्शन के बाद कॉल होती है। अच्छा, अब एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने ये यहाँ पे C# का कोड लिखना है, ठीक है? तो इस एक्शन से पहले क्या काम करवाना है और इस एक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या काम करवाना है, filter.config will be called at that time। क्लियर? उसके बाद द लास्ट थिंग इज route.config.cs। route.config is responsible to tell how many URLs will be defined in your application। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एप्लीकेशन से कहा कि भाई इस नाम के कंट्रोलर को यानी होम के नाम के कंट्रोलर को यानी होम के नाम के कंट्रोलर का ये वाला एक्शन रन कर दें। तो इससे मुराद क्या हो गई कि एक URL बन जाएगा एप्लीकेशन का नाम, कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नाम। ये एक URL बन गया। अब सपोज एक और एक्शन है नीचे अबाउट, तो एक और URL बन जाएगा, प्रोजेक्ट का नाम, होम का नाम और अबाउट। जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये किसको कॉल करेगा? अपने व्यू को कॉल कर लेगा और उसका व्यू उसी के फोल्डर में पड़ा हुआ होगा होम कंट्रोलर के अंदर। बात क्लियर हो रही है कि होम कंट्रोलर के अंदर उसी का व्यू पड़ा हुआ होगा। जैसे मैंने इसको कॉल किया URL से ऊपर URL से कॉल किया तो वो करेगा क्या? वो उसको कॉल कर लेगा। इस प्रकार से इसको रन करके दिखाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको चलाया, now we have our project over here, ठीक है? मैंने कहा /home/index, वो यही वाला पेज है जिस पे हम हैं इस वक्त। फिर मैंने कहा प्रोजेक्ट का नाम वॉट एवर या आपके सर्वर का नाम, इसके बाद मैंने कहा home/about, तो मैंने कहा /home/ अगर आप देखें एक और एक्शन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्शन इज कॉन्टैक्ट, तो मैंने कहा /कॉन्टैक्ट रन हो गया। मैंने कहा फिर home/index पे जाइए, इंडेक्स रन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मैं ऊपर ये जो चीज़ कर रहा हूँ, दीज आर दी राउटिंग URLs। कितने राउटिंग URL रन टाइम पे बनेंगे इसकी बात इंशाल्लाह जब मैं अपने राउटिंग का लेक्चर करूँगा उसके अंदर मैं इन डिटेल बताऊँगा।
कि राउटिंग होती कैसे है, उसके पीछे राउट टेबल कैसे बनता है एंड वॉट। ठीक है, बस इस तरह के जितने भी URLs हैं ये सब राउटिंग की जिम्मेदारी होती है, route.config की जिम्मेदारी होती है कि उसको मेंटेन करें। क्लियर? ओके गाइस, we'll see you in next class.